हेलो एवरीवन। तो हम लोग राष्ट्रपति प्रणाली देख रहे थे। राष्ट्रपति प्रणाली सिस्टम क्या होता है। तो इसमें हमने देखा था कि जो कार्यपालिका है उसकी सारी जो पावर्स हैं, ठीक है ना, कार्यपालिका की जो समस्त जो शक्ति है वो वास्तविक रूप से राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है। अध्यास जो अध्यक्षात्मक प्रणाली होती है, शासन प्रणाली होती है, उसका जो सर्वोत्तम उदाहरण है वो आपका अमेरिका है। ठीक है। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति विधायिका को भंग नहीं कर सकता। तो राष्ट्रपति विधायिका जो है उसको भंग नहीं कर सकता। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में सत्ता केंद्रीकृत होती है। जो सत्ता का जो है वहाँ पे पावर जो होती है वो कंसंट्रेटेड होती है, सेंट्रलाइज्ड होती है। ठीक है। राष्ट्रपति ही कार्यपालिका का प्रमुख होता है। तो जो कार्यपालिका होता है उसका जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में अध्यक्ष अपने मंत्रियों के चुनाव में स्वतंत्र होता है। अध्यक्ष जो है अपने मंत्रियों के चुनाव के लिए वो स्वतंत्र होता है और मंत्रियों के चयन में व्यवस्थापिका की जो भूमिका है वो नाम मात्र होती है। तो अध्यक्ष मतलब राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग जो है वो स्वतंत्र है कि अपने मंत्रियों को चुन सकता है। और इसमें जो व्यवस्थापिका है उसकी जो भूमिका होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त जो वाक्य है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो जो वाक्य है उससे स्पष्ट होता है कि भारत में सत्ता का जो है एकमात्र स्रोत है जनता। ठीक है। सत्ता का जो पूरा जो कंट्रोल है वो स्रोत है जो, ठीक है, तो वो जनता है जो प्रतिनिधियों का निर्वाचन कर सकती है। जो प्रतिनिधि है उनका निर्वाचन करेगी। संचालन करने के लिए क्या जो है हमारा गवर्नमेंट है उसको चलाने के लिए प्रतिनिधि को निर्वाचित करती है। और वो कौन करता है? वो जनता करती है। अतः भारतीय लोकतंत्र में जन प्रतिनिधियों को जनता के सेवक का दर्जा दिया गया। ठीक है। तो भारतीय लोकतंत्र में जो जन प्रतिनिधि हैं वो जनता के सेवक का उनको दर्जा मिला है। लेकिन आज का जो सिनेरियो है बिल्कुल अलग है। वो सेवक नहीं समझते हैं, वो अपने आप को जो है बॉस समझते हैं लोगों के लिए। तो वो जो है अपसाइड डाउन हो चुका है सारा सिस्टम। ठीक है। लेकिन जो हमारा लोकतंत्र है उसके हिसाब से यही है कि जो जन प्रतिनिधि हैं वो सेवक हैं। लोगों ने उनको इलेक्ट किया है ताकि वो उनको सर्व कर सके। ठीक है ना। उनकी प्रॉब्लम्स को समझ के उसके ऊपर जो है रूल्स बना सके। ठीक है। उसको जो है सॉल्व कर सके। ठीक है। भारतीय संविधान में संघ और राज्यों की शक्तियों को संविधान में स्पष्टतः विभाजित किया गया। जो संघ और राज्य की शक्तियां हैं उसको संविधान में स्पष्टतः विभाजित किया गया है। ठीक है। इसलिए भारतीय संविधान को परिसंघीय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिसंघीय। ठीक है। उसमें क्या है, जो संघ और राज्य है उनकी शक्तियों को स्पष्ट विभाजित किया गया है। मतलब क्लैश नहीं है दोनों की शक्तियों के बीच में, उनका विभाजन है। ठीक है। हमने देखा था कि क्या है, 3 लिस्ट भी हैं 7वीं अनुसूची में। ठीक है। लिस्ट है ना, यूनियन के, स्टेट के, और एक जो है समवर्ती सूची भी है ना। तो सब अपने अपने अलग अलग उनके पावर्स हैं। ब्रिटिश संसद को संसदों की जननी कहा जाता है। तो अगर आप पूछेगा एग्जाम में कि संसदों की जननी कौन है, तो वो है ब्रिटिश संसद। ब्रिटेन में परंपराओं के अनुरूप आवश्यक कानून बनाने हेतु प्रशासनिक व्यवस्था की संरचना जो है संचालन किया जाता है। फिर से देखिए, ब्रिटेन में परंपराओं के अनुरूप आवश्यक कानून बनाते हुए प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन किया जाता है। क्योंकि ब्रिटेन में लिखित संविधान का अस्तित्व नहीं है, तो आवश्यकता जब होती है तो जो है क्या करते हैं, आवश्यकता के अनुसार जो है प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन करने के लिए रूल्स को बना लिया जाता है वहाँ पे। ठीक है। क्योंकि वहाँ पे क्या है, ब्रिटेन में लिखित रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लिखित संविधान नहीं है। भारतीय जो हमारा संविधान है वो क्या है, एकात्मक शासन के प्रमुख लक्षणों में राज्यपाल। इसमें देखिए जो हमारा भारतीय संविधान है वो फेडरेशन, एक्चुअली देखिए अभी ये वर्ड्स आगे आएंगे। तो देखिए पहले इसमें क्या है, एकात्मकता है। तो एकात्मकता के कुछ जो है क्या है, लक्षण है। क्या है? राज्यपाल का पद। ठीक है। राज्यपाल का पद एक लक्षण है एकात्मकता का। अखिल भारतीय सेवाएं। ठीक है। एकल नागरिकता, राज्य की कोई नागरिकता नहीं है। आपातकालीन जो प्रावधान है उसमें सेंटर जो है पावरफुल हो जाता है। राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व शामिल है। ठीक है। राज्यसभा में जो है प्रतिनिधित्व वो समान नहीं होता। ठीक है। भारत एक क्या है, गणतंत्र है। इसका आशय यह है कि भारतीय जो राजनीतिक या प्रशासनिक व्यवस्था के सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति निर्वाचित व्यक्ति आसीन होता है। जो सर्वोच्च पद है उस पर एक निर्वाचित व्यक्ति होता है, न कि कोई क्राउन। जैसे वहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ है, वहाँ यहाँ पे ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे कोई राजा नहीं बल्कि निर्वाचित, भले ही इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ हो, है ना, प्रत्यक्ष रूप से ना होके अप्रत्यक्ष जो है निर्वाचन हुआ हो, लेकिन एक निर्वाचित व्यक्ति ही जो है वो आसीन होता है। ठीक है। अब देखिए भारतीय संविधान जो है हमारा, हाँ जस्ट
तो भारतीय संविधान में संघात्मक और एकात्मक दोनों जो है व्यवस्थाओं के तत्व पाए गए हैं। हमारा संविधान संघात्मक भी है और एकात्मक भी है। संघात्मक की कुछ क्वालिटीज हैं और एकात्मकता की भी कुछ क्वालिटीज हैं, ठीक है। जो भारतीय संविधान है वो मूलतः संघात्मक है, ठीक है। जो मूलतः उसको संघात्मक जो है अगर हम देखें तो संघात्मक है। अब देखिए केसी व्हीलर जो है, ठीक है, केसी व्हीलर महोदय क्या कहते हैं, उनका यह कहना है कि भारत को अर्ध संघात्मक जो है उन्होंने कहा, ठीक है, अर्ध संघात्मक। और जी ऑस्टिन कहते हैं ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा, ठीक है, सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव। देखिए इसको सहकारी संवाद किसने कहा था, जी ऑस्टिन ने कहा था। तो याद रखिएगा जो व्हीलर होते हैं, व्हीलर कहते हैं अर्ध संघात्मक है, हमारा संविधान मूलतः संघात्मक है, लेकिन व्हीलर एक्सक्यूज मी व्हीलर के अनुसार ये अर्ध संघात्मक है, जी ऑस्टिन के अनुसार ये सहकारी संघवाद है, ठीक है। भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक संतुलन जो है स्थापित करता है, ठीक है। तो जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, वो बहुत कठोर है, वो रिटन है और वो कठोर है। उसमें जो है जो अगर हमें अमेंडमेंट करना हुआ तो वो बहुत लंबा प्रोसीजर होता है और बहुत टफ होता है। लेकिन अगर हम ब्रिटेन को देखें तो वो बहुत लचीला है, क्योंकि वहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है। वो अपने जो है उनको जैसे नीड होती है उस नीड के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, अपने जो है रूल्स को फॉर्मुलेट कर लेते हैं, उसको बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक ब्लेंड है, मतलब एक टफ का और एक जो है इजीनेस का, दोनों का बीच का एक ब्लेंड है, एक मिडिल पाथ हम लोग फॉलो करते हैं और बहुत पहले से ही करते हैं। आप बौद्धिज्म पढ़े होंगे तो यहाँ पे भी वही दिखता है कि मध्यम मार्ग में हम लोग हैं। यह केसी व्हीलर का जो है कथन, ये किसका है, केसी व्हीलर। केसी व्हीलर वही है जिन्होंने भारत को अर्ध संघात्मक कहा था और वही कहते हैं कि ये जो है अधिक कठोर और अधिक लचीले का जो है एक संतुलन है हमारा भारतीय जो संविधान है। बी आर अम्बेडकर की अगर जो है उनकी सुने तो उनके अनुसार क्या है, संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, ठीक है। इनके अनुसार क्या कहा गया है कि संघात्मकता जो है उसके तंग ढांचे में इसको ढाला नहीं गया है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है कि शासन प्रणाली की समांतर दो पद्धतियां होती हैं, ठीक है। एक तो संसदात्मक होती है और एक अध्यक्षात्मक होती हैं। तो भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदात्मक मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया है और संसदात्मक जो शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका के जो सदस्य होते हैं वही कार्यपालिका का गठन करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो व्यवस्थापिका के सदस्य होंगे कार्यपालिका का गठन वही करते हैं, अर्थात कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो जब वही गठन करते हैं तो जो कार्यपालिका हमारी होती है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है। तो उसमें क्या होता है, जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है। अब हम जो है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है संसदात्मक जो शासन व्यवस्था है उसमें उसके लिए जो है क्या सही है, ठीक है। देखिए इसमें हमारा विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, जो विधायिका होती है उसका कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, ठीक है। ये हमारा सही है। नेक्स्ट देखते हैं सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ हुआ। तो सबसे पहले जो है ब्रिटेन में हुआ, क्योंकि संसदों की जो है संसदात्मक शासन प्रणाली जो उसकी जननी कहा गया है ब्रिटेन को। तो वर्तमान में संसदात्मक शासन का स्वरूप जो है जो अधिकांशतः देशों में प्रचलित है वो सर्वप्रथम ब्रिटेन के यूके में परिलक्षित हुआ था। और पुष्पेंद्र पंत जी ने अभी अपनी पुस्तक विश्व का इतिहास में स्पष्ट लिखा है कि ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली का आविर्भाव संसार के किसी भी देश से पहले किया गया था। मतलब आविर्भाव मतलब वहाँ पे ही डेवलप किया गया था। ये संसदीय जो संसदात्मक जो प्रणाली है वो ब्रिटेन में किसी भी कंट्री से पहले आया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो कौन सी नहीं है, संसदात्मक सरकार बिल्कुल पार्लियामेंट्री सिस्टम है, स्वतंत्र न्यायपालिका बिल्कुल हमारी जुडिशरी जो है स्वतंत्र है, ठीक है। संघात्मक जो है सरकार ये भी सही है, अध्यक्षात्मक सरकार नहीं है हमारे यहाँ, ठीक है। अध्यक्षात्मक अगर जो है बात की जाए तो वो नहीं है। तो नेक्स्ट हमारा देखते हैं इसमें एक्सप्लेनेशन क्या है। अध्यक्षात्मक सरकार भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, जबकि संसदात्मक सरकार, शासन प्रणाली, संघात्मक जो है सरकार तथा स्वतंत्र न्यायपालिका भारतीय संविधान की हमारे विशेषता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि
भारत में जो संसदीय जो है शासन प्रणाली की सरकार है, क्योंकि क्यों, ठीक है, क्योंकि मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, हमारे यहाँ जो संसदीय प्रणाली है इसमें मंत्रिपरिषद जो कैबिनेट होता है, कैबिनेट रिस्पॉन्सिबल होता है पार्लियामेंट के प्रति। ठीक है, सॉरी पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट के प्रति होता है, अगर स्पेसिफिकली देखें तो लोकसभा के प्रति। ठीक है, अब ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे और इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है, ठीक है, क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और ये जो है अनुच्छेद 75 की क्लॉज 3, ठीक है, अनुच्छेद आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में जो है ये जो है वर्णित है। जो संसदीय प्रणाली को मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी कहते हैं। तो संसदीय प्रणाली को जो है मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी कहा जाता है। इस शासन व्यवस्था में संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है। तो इसमें क्या होता है, जो संसद होता है वो विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है। तथा कार्यपालिका अपने सभी कार्यों के लिए, जो कार्यपालिका होती है वो अपने सभी कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। कार्यपालिका के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। जो कार्यपालिका के सदस्य आखिर में संसद के सदस्य होते हैं, और कार्यपालिका तभी तक सत्तारूढ़ या कार्यरत रहती है जब तक उसे संसद या लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है। अगर विश्वास नहीं प्राप्त है लोकसभा में, तो जो सत्तारूढ़ या सरकार है, जो कार्य कर रही कार्यपालिका, वो जो है क्या होगी, सत्ता में नहीं रह पाएगी, वो सत्ता से वंचित हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित हैं। तो देखिए, मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं संसद के सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त होता है तब तक ही वह अपने पद पर रहते हैं। ठीक है, अब संसद में देखिए स्पेसिफिकली अगर लोकसभा होता तो देखते हैं क्या है ये, राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। तो हमारा जो उत्तर है वो है ए, केवल 1 और 2। ठीक है, 2 सही है, संसद की बात यहाँ पे सही कही गई है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि संसद नहीं सिर्फ लोकसभा हो, तो ठीक है, ये 2 वाला 1 और 2 हो गया। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, ये हमारे यहाँ सही नहीं है। राज्य का जो अध्यक्ष है वो मंत्रिमंडल का अध्यक्ष नहीं होता। ठीक है, देख लेते हैं। देखिए, अनुच्छेद 75 और क्लॉज 5 में उल्लेख है कि मंत्री बिना संसद सदस्य के 6 माह से अधिक अपने पद पर नहीं रह सकता। ठीक है, जो मंत्री है वो बिना संसद सदस्य बने 6 माह से ज़्यादा, 6 माह तक तो ठीक है, ये ठीक है, कहीं से जो है वो संसद का सदस्य बन जाए, लेकिन अगर तब तक वो नहीं बन पाता तो फिर वो अपने पद पर नहीं रह पाएगा। अर्थात मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं वो संसद के सदस्य होते हैं, ये बात प्रूफ होता है इससे। अब मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगी। जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगी। ये अनुच्छेद 75 क्लॉज 3 में है। इसलिए जो है कथन 2 भी सही है, क्योंकि लोकसभा जो है संसद का भाग है। ठीक है, जो राज्य का अध्यक्ष है राष्ट्रपति, जबकि मंत्रिमंडल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। तो ये हमारा सही नहीं है, क्योंकि ये तो हमारा कौन सा प्रेसिडेंशियल सिस्टम में होता है। ठीक है ना, जहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा राष्ट्रपति होता है वो जो क्या होता है, वो राज्य का वो अध्यक्ष, वो उस कंट्री का अध्यक्ष होता है, वो स्टेट का अध्यक्ष होता है। लेकिन मंत्रिमंडल का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ क्या है, और ये क्या है। ठीक है, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है, क्या है, कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। दूसरा है, यह नीति की निरंतरता प्रदान करता है और यह अधिक दक्ष है। तो नीति की निरंतरता क्या होती है इसमें। तीसरा है, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। तो कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है, कुछ याद आ रहा है। नेक्स्ट हमारा, सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता, ऐसा है क्या। तो देखिए, प्रमुख लाभ हमारा सी है, जो कार्यपालिका है वो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी रहता है, ये हमने देखा था। ठीक है, और नेक्स्ट हम देखते हैं, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। संसदीय व्यवस्था के लिए कौन सा सही है हमें देखना है। तो पहले जो हमारा है वो आपका है, देखिए, विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। जो विधायिका है क्या वो न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, पहला तो ये है। दूसरा है, विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है। ठीक है, देखिए, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। तो पहला है, विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है। दूसरा, विधायिका कार्यपालिका के प्रति जो है जवाबदेह है, और पहले में न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है विधायिका, और दूसरे में कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा है विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं। और जो है डी हमारा है राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। तो देखिए इसमें से कोई भी सही नहीं है, ई है या फिर कोई एक से अधिक सही है। तो देखिए शासन प्रणाली की समांतर दो पद्धतियां होती हैं, ठीक है। अभी हमने जस्ट देखा था कि दो पद्धतियां कौन सी, संसदीय होती है और दूसरा एक होता है अध्यक्षीय, ठीक है। भारत में ब्रिटेन के जो है का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन को अपनाया। संसदीय शासन व्यवस्था में जो व्यवस्थापिका होती है के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं। व्यवस्थापिका के जो सदस्य हैं वो कार्यपालिका का गठन करते हैं, अर्थात कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है। जो कार्यपालिका होगी वो विधायिका द्वारा नियंत्रित होगी तथा राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होते नहीं है ना। तो ये हो गया। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित कथनों में से एक उत्तर को चुनना है जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। तो कौन सा करता है, देखिए ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था, ठीक है। ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था जिसके उत्तरदायित्व जटिल हैं तथा उन्हें सभी के संतोष के लिए निष्पादित करना कठिन है। ऐसी सरकार जो काम काज में तेजी लाने की क्रियाविध जिससे उत्तरदायित्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। सरकार के जनता के प्रति सामूहिक, सरकार के जनता के प्रति क्या है, सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविध। ये कुछ ठीक लग रहा है। देखिए सरकार जो है, सरकार की जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, ठीक है ना, जनता के प्रति उत्तरदायित्व होता है हमारी सरकार का, उसको सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक जो है क्रियाविधि है, जो है हमारा ये सिस्टम। तो ये बिल्कुल हमारा सही है। और एक बार देख लेते हैं, उस शासनाध्यक्ष के हाथों को मजबूत करने के लिए करने का एक साधन जिसका जनता पर नियंत्रण हो सके। देखिए ये सब किसी एक इंडिविजुअल को जो है शक्ति देने की बात नहीं करता, बात ये करते हैं कि जो हमारा जो सिस्टम है, गवर्नमेंट है, वो लोगों के प्रति उत्तरदायी है, ठीक है। हो संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडलीय भी शासन प्रणाली कहते हैं या उत्तरदायी, इसको उत्तरदायी शासन प्रणाली के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इसमें सरकार जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। जो सरकार है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा का सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, जो लोकसभा के सदस्य हैं उनका निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अतः सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करना ही मंत्रिमंडलीय स्वरूप की या सरकार जो संसदीय सरकार है उसके में अंतर्निहित एक सिद्धांत है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रपति सिद्धांत के समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं। राष्ट्रपति पद्धति में जो समस्त कार्यपालिका शक्तियां होती हैं वो किसके में होती हैं, तो राष्ट्रपति में होती है। हमने देखा था कि जितनी कार्यपालिका शक्तियां होती हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। राष्ट्रपति शासन पद्धति में समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, ठीक है। ये बिल्कुल हमारा सही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या हैं। तो भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या हैं। देखिए यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है ना। नेक्स्ट हमारा है, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, बिल्कुल है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। अब डेमोक्रेटिक जो है हमारा यहाँ पे सिस्टम है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में, ये बिल्कुल सही है। सारी जो सत्ता होगी, सारी पावर जो है जो जनता है उसके हाथ में, क्योंकि वी द पीपल ऑफ इंडिया कहते हैं हम, भारत के लोग, ठीक है। यह जो है क्या है, एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। तो ये देख लीजिए कि क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए बी, क्योंकि एकीकृत शक्ति कहाँ है, यहाँ पे तो डिवीजन ऑफ पावर है दोनों के बीच में। तो देखिए लोकतांत्रिक गणतंत्र है, संसदात्मक शासन एवं सर्वोच्च जो सत्ता का जनता में निहित होना, ठीक है, भारत की जो है राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। इसमें क्या है कि यह एक एकीकृत यूनिफाइड अथॉरिटी का प्रावधान नहीं करती, बल्कि केंद्र और राज्यों में जो है सत्ता जो होती है, जो पावर होती है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है सेंटर और स्टेट के बीच, ठीक है। यूनिफाइड अथॉरिटी का जो है नहीं करती। यूनिटरी थोड़ा सा नेचर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो है यूनियन जो है सुपर पावरफुल होता है और स्टेट के पास कोई अधिकार नहीं होते, ऐसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला जो है, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है,
ठीक है, क्या है ये? भारत एक प्रभुता संपन्न राज्य है, ठीक है, बिल्कुल है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, बिल्कुल है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, ये भी सही है। तो हमारा जो है ऑप्शन जो है वो आपका डी है, सारे के सारे सही हैं इसमें, ठीक है। अब कैसे सही है देख लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के तहत भारत में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। भारत में क्या है? एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, एक प्रभुता संपन्न भी है, लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था भी है। नीति निर्देशक तत्व को अगर हम देखें तो उनके द्वारा संविधान निर्माताओं ने कल्याणकारी राज्य की संकल्पना की है, ठीक है। कैसी राज्य की संकल्पना? कल्याणकारी जो राज्य की संकल्पना है, और उस जो है संकल्पना को अभिव्यक्त किया है। और साथ ही भारतीय समाज में भी लोकतांत्रिक माना जा सकता है, ठीक है। और माना क्या जाता है? लोकतांत्रिक है भारत। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र में नहीं है? कौन सी नहीं है देख लीजिए। देखिए, एक संविधान संगत सरकार, ये तो है ही। लोकतांत्रिक सरकार, ये भी है। विधि का शासन, बिल्कुल विधि का शासन है। सत्तावादी सरकार नहीं है यहाँ पे, ठीक है। देखिए, भारतीय जो शासन प्रणाली में शासन का संचालन संविधान के प्रावधानों के अनुरूप होता है। भारत में विधि का शासन है, ठीक है, विधि का शासन है यहाँ पे। यहाँ गणतंत्र है, न कि जो है राजतंत्र। यहाँ पे गणतंत्र है, राजतंत्र नहीं है जिसमें कोई राजा जो है वो सर्वशक्तिमान हो और वो देश को चला रहा है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट हमारा है, प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत जनता अपने निधियों का निर्वाचन कर देती है और संविधान संगत लोकतांत्रिक सरकार का गठन करती है। यहाँ सत्तावादी सरकार नहीं है कि सत्ता मतलब हस्तांतरण हो रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी उत्तराधिकारी है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जो है जनता के हिसाब से जो है सत्ता जो है परिवर्तित होती रहती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है। जो केंद्र सरकार और राज्य कहाँ से प्राप्त होता है? भारतीय संविधान से होता है, कि भारत के राष्ट्रपति से होता है, कि भारत के प्रधानमंत्री से होता है, या भारत की संसद से होता है? तो देखिए, ये भारत के संविधान से होता है। तो देखिए, इसमें दो तीन चीजें हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। कौन सी? एक तो है भारत के संविधान से, दूसरा आप जो है कंफ्यूज हो सकते हैं भारत के संसद से, और अगर इसी में ऑप्शन होता कि भारत के लोग से, तो भी आप कर, क्योंकि जो है प्रियम्बल है उसमें भारत के लोगों का वर्णन जो है वी द पीपल ऑफ इंडिया से स्टार्ट होता है। तो वो नहीं है, क्योंकि वो कह रहा है कि जो पावर है वो लोगों के अंदर है। लेकिन केंद्र और राज्य जो सरकारें हैं वो अपना अधिकार कहाँ से प्राप्त होती है? तो कोई नियम बना होगा, कोई जो है उसके लिए कानून होगा। तो वो जो कानून है, जो नियम है, जो शक्ति है, वो भारतीय संविधान से मिलती है, ठीक है। अब देखिए, केंद्र और राज्य सरकारों के प्राधिकरण का स्रोत क्या है? भारत का संविधान है। संघीय शासन प्रणालियों के अनुरूप केंद्र और राज्य के मध्य विधायी प्रशासनिक, ठीक है, विधायी प्रशासनिक और जो है आर्थिक शक्तियों का विभाजन जो है किया जाता है, ठीक है। पावर तो है लोगों के हाथ में, लेकिन इनके शक्तियों का विभाजन कहाँ से? भाई कौन बताए कहाँ से करना है? तो ये जो हमारा इसका जो स्रोत है वो हमारा संविधान है, ठीक है, संविधान से किया गया है, जिसका वर्णन संविधान की 7वीं अनुसूची में है। बताया था ना, 3 पार्ट में, 7वीं अनुसूची में, ठीक है। अब देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और पूर्ण से जो है सही उत्तर चुनिए। देखिए, एक हमारा है असर्शन या अभिकथन, और दूसरा है कथन या रीजन। तो असर्शन या अभिकथन में क्या है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है। एक्सक्यूज मी। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल है। भारत का अपना एक संविधान है, ठीक है। तो देखिए, हमको क्या करना है कि दोनों को देखना है। भारत जो है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए जो आर है वो ए की व्याख्या नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? हम जरा देख लेते हैं इसको हम थोड़ा सा। हाँ, अब देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल है। भारत का एक संविधान है, तो ऐसा नहीं कि भारत का संविधान है इसीलिए भारत लोकतांत्रिक है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनका अपना संविधान होता है लेकिन फिर भी वो लोकतांत्रिक नहीं है, ठीक है। तो संविधान होना ही ये नहीं बताता कि लोकतांत्रिक जो है वो देश होगा। संविधान में ये भी हो सकता है कि कोई और जो है उनका फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, लोकतांत्रिक ना होकर कोई और गवर्नमेंट का फॉर्म होगा, समझ रहे हैं ना। तो ये हो गया हमारा। अब हमारा नेक्स्ट क्या है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसका प्रमाण संविधान की उद्देशिका से जो है मिल जाता है। जैसे हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ये पूरा जो है आगे है से दर्शित होता है। अब जो है लोकतंत्र शासन का वह रूप होता है जिसमें सॉरी जिसमें सभी
महत्वपूर्ण निर्णय जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से किए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो जनता जो चुनती है जिनको, उनके प्रतिनिधि जो होते हैं वही संयुक्त रूप से सारे डिसीजन लेते हैं। पावर जनता के हाथ में है, लेकिन अब जनता डिसीजन नहीं ले पाएगी ना, क्योंकि जो है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है और कोई डिसीजन सबसे हम जो है वन बाय वन पूछ नहीं सकते हैं। तो जनता अपने बिहाफ पे अपना रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि जो है चुनती है, और वो उन लोग को इसलिए चुना जाता है कि वो जो है कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन हो वो उनके जो है बिहाफ पे ले सके। ठीक है, उनका ये रोल होता है। भारत में शासन है के लोकतांत्रिक रूप को अपनाया गया, शासन को लोकतांत्रिक रूप से अपनाया गया है। भारत का अपना लिखित संविधान है। ठीक है, जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो अभी हम इसको डिस्कस करेंगे कि इतना बड़ा लिखित संविधान क्यों है हमारा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है। तो देखिए, सुशासन की विशेषता कौन सा नहीं है? जवाबदेही, बिल्कुल जवाबदेही है। अगर कोई चीज़ कोई रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है और वो कुछ भी कर रहा है, अगर आप पूछते तो वो जवाब नहीं देता है, तो वो तो सुशासन नहीं हुआ। नेक्स्ट हमारा है पारदर्शिता, ये भी है। कानून का नियम, तो कानून के नियम से कोई काम होगा तो गलत काम नहीं होगा, तो ये भी है। और लाल फीताशाही, रेड टैपिज्म बोला जाता है। रेड टैपिज्म क्या होता है कि जब आप कोई चीज़ करेंगे तो वो चीज़ आगे ही नहीं बढ़ पाएगी, वहाँ पे जो है डिवाइडर बन के एक लाल फीताशाही आ जाता है, जिसमें जो है क्या है, पारदर्शिता नहीं रह पाती और सारी चीज़ें जो है वो फॉलो नहीं हो पाती। तो लाल जो फीताशाही है वो सुशासन की विशेषता नहीं है, जबकि हिस्सेदारी, जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का नियम, सर्वसम्मति से निर्णय लेना, दक्षता और प्रभावशीलता आदि सुशासन के विशेषताएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कल्याणकारी राज्य। ठीक है, वेलफेयर स्टेट। क्या होता है वेलफेयर स्टेट? देखिए, सबसे पहले देखिए क्या है, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, ज्यादा लोगों का ज्यादा से ज्यादा कल्याण कर पाना, वेलफेयर स्टेट बिल्कुल सही है। कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, तो और देखिए एक अगर हम देखें तो बिल्कुल सही दिख रहा है कि कमजोर वर्ग हैं उनके कल्याण का प्रबंधन करना, लेकिन क्या जो कमजोर नहीं है उनके लिए कल्याण नहीं होना चाहिए? नेक्स्ट हमारा सभी नागरिकों के को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, ये भी सही है। और उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये तो गलत ही हो गया। तो हमारा जो ये वाला ऑप्शन है कि कमजोर वर्गों के लिए, तो यही हमारा गलत ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि सभी वर्गों के लिए जो है होना चाहिए। देखो आप देखिए क्या है, कल्याणकारी राज्य यानी नागरिकों के को विशेष रूप से, जो कल्याणकारी राज्य में नागरिक होते हैं उनको विशेष रूप से कमजोर के लिए जो है सोशल इकोनॉमिक विकास, मतलब उनके सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है। नागरिकों का वह वर्ग जो सामाजिक आर्थिक रूप से सुदृढ़ है, वह अपना कल्याण स्वयं कर सकते हैं, उसे किसी विशेष संरक्षण की आवश्यकता नहीं होती। यही कारण है कि भारत में क्रीमी लेयर को, अर्थात पिछड़े में अगड़ा, ठीक है, पिछड़ों में जो अगड़े हैं उनको जो है लोक नियोजन में आरक्षण प्रदान नहीं किया गया है। हाल ही में शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना में भी सभी किसानों के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ छोटे किसानों के लिए ये है। संघ सरकार, एक सेकेंड, इसमें है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है उद्देश्य कमजोर वर्गों के लिए कल्याण प्रदान करना। सॉरी, मैंने थोड़ा सा इसको गलत समझा था। देखिए इसके लिए आई एम वेरी एक्सट्रीमली सॉरी। ये क्या है, कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य है। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा अंडरस्टूड हो गई थी मैं। कल्याणकारी जो राज्य है वेलफेयर स्टेट, उनका क्या उद्देश्य है? उनका उद्देश्य है कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए प्रबंधन करना। ठीक है, ये है। और अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण, ये सारे वेलफेयर स्टेट के हैं, लेकिन जो वेलफेयर स्टेट कल्याणकारी राज्य जो इंडिया में है उसका यही है कि कमजोर वर्गों के लिए कल्याण प्रबंधन करना। ठीक है, तो देखिए संघ सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जो हमारी विशेष योजनाएं हैं, उनमें लक्षित जो नागरिक समूहों की पहचान से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा केंद्र में वंचित वर्ग ही हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें डिबेट का थोड़ा सब्जेक्ट है ये कि देखिए इसमें कह रहा है कि कौन सा वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य है। तो अधिकतम संख्या में अधिकतम का कल्याण करना भी तो वेलफेयर स्टेट, लेकिन हमारे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ये कमजोर वर्गों के लिए कल्याण का प्रबंधन करना, ये जो है इसमें अप्रोप्रिएट माना जा रहा है। ये आईएएस का क्वेश्चन है, तो हमको यही सही लेके चलना है कि कमजोर जो है वर्ग है उनका जो है क्या करना है, उनका प्रबंधन करना, उनके कल्याण का प्रबंधन करना। ठीक है, अब नेक्स्ट है राज्य हर जगह है। ठीक है, जो राज्य है, स्टेट है, वो हर जगह है। यह
अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य किस धारणा को व्यक्त करता है? राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? तो देखिए कल्याणकारी राज्य की व्याख्या करता है ये, ठीक है। राज्य हर जगह, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह एक कल्याणकारी राज्य की धारणा को जो है व्याख्या करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? कौन सा नहीं है? कल्याणकारी राज्य, अभी हमने जस्ट देखा, समाजवादी है, राजनीतिक समानता है, लेकिन साम्यवादी राज्य नहीं है, साम्यवादी नहीं है, ठीक है। जो भारतीय संविधान है, संविधान में कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता और पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्रात्मक गणराज्य आदि दर्शनों को आत्मसात किया गया है, किंतु साम्यवादी राज्य की दर्शन का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। समाजवादी राज्य राजनीतिक समानता का न्याय का उल्लेख हमें उद्देशिका में मिल जाता है, ठीक है। समाजवादी और राजनीतिक समानता हमें उद्देशिका में मिल जाता है, लेकिन कल्याणकारी राज्य का दर्शन जो उसका दर्शन जो है वो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में कल्याणकारी राज्य का जो हमें मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए कौन सा सही है बता दीजिए। अब भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, ये सही नहीं है, ठीक है। क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम है यहाँ पे। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, तो क्या नाम मात्र राजतंत्र है? ठीक है, ये भी है, ठीक है। अध्यात्म जो नाम मात्र का राजतंत्र है भारत, तो देख लीजिए भारत एक कुलीन तंत्र है, तो क्या कुलीन तंत्र है भारत? नेक्स्ट हमारा है भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, तो बिल्कुल वही है, जो अध्यक्षतात्मक है उसी का अपोजिट है भारत, और वो है संसदात्मक। बाकी कुलीन भी नहीं है, नाम मात्र का राजतंत्र भी नहीं है, और भारत एक अध्यक्षतात्मक संविधान जो है उसमें वो भी नहीं है, ठीक है। तो देखिए भारत में संस्थात्मक जो प्रजातंत्र को अपनाया गया, संसदात्मक प्रजातंत्र को अपनाया गया है। संसदात्मक प्रजातंत्र में शक्ति मूलतः जो है जनता में निहित होती है, संसद में जो है किसमें होती है? जनता में होती है। संसद में जनता के द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं वो सत्ता का संचालन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? भारत में जो राजनैतिक सत्ता है उसका प्रमुख स्रोत कौन है? तो जनता है, संसद है, संविधान है, राष्ट्रपति है, तो ये हमारी जनता है, ठीक है। देखिए भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता है, ठीक है। अब देखिए भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता, इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन था, क्योंकि भारत जो है का संविधान आरंभ होता है हम भारत के लोग, साथ ही भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य है, अर्थात भारत में जो राज सत्ता है जनता में निहित है, राज सत्ता कहाँ निहित है? जनता में निहित है, ठीक है। जनता को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार है, जनता को ये पूरी पावर है कि वो अपने प्रतिनिधि को निर्वाचित कर सके, तो जनता के स्वामी न होकर सेवक हों। तो क्या होंगे? वो जनता को के स्वामी नहीं होंगे, बल्कि जनता के क्या होंगे? सेवक होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? तो इनमें से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? ठीक है, संविधान की कठोरता, दूसरा है एकल कार्यपालिका, तीसरा है व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता, और चौथा है अपशिष्ट जो है अधिकार राज्यों के पास होना। जो अपशिष्ट अधिकार तो होंगे नहीं, बिल्कुल डी तो हमारा बिल्कुल नहीं सही है, ठीक है। अब हमें जो है एलिमिनेट करना है। इसमें से कौन सा एक अध्यक्षात्मक जो अध्यक्ष पार्लियामेंट्री जो प्रेसिडेंशियल जो है सिस्टम है उसका कौन सा एक आधारभूत तत्व है? तो संविधान की कठोरता, तो कठोरता इसमें भी हो सकती है, पार्लियामेंट्री में भी हो सकती है। तीसरा हम देख रहे थे जो है व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता, तो व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता होती है या किसकी होती है? यहाँ पे व्यवस्थापिका की नहीं होती। अब यहाँ पे देखिए व्यवस्थापिका की किसमें होती है? इसमें तो पार्लियामेंट्री में होगी, तो हमारा जो उत्तर है वो बी सही होगा, एकल कार्यपालिका, ठीक है, एकल कार्यपालिका होगी। देख लेते हैं, देखिए अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है एकल कार्यपालिका, इसमें सत्ता केंद्रीकृत होती है, सेंट्रलाइज होती है, ठीक है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता क्या है? ठीक है, तो देखते हैं विशेषता क्या है। देखिए कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, ठीक है। राष्ट्रपति अपने मंत्र परिषद का चयन स्वयं करता है कि नहीं करता? करता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट है ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही हैं, तो सभी जो है तथ्य क्या हैं? सही हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया
और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको हम एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता यह है कि कार्यकारिणी का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं कर सकता है, अपने विवेक से कर सकता है, और राष्ट्रपति जो होता है वो व्यवस्थापिका यानी कि संसद को भंग नहीं कर सकता। ठीक है, राष्ट्रपति संसद को भंग नहीं कर सकता। तो ये जो है उपयुक्त सारे जो तीनों विकल्प हैं वो सही हैं। ठीक है, तो इसके जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे वाले वीडियो में करेंगे, क्योंकि मैं ये चाह रही थी कि सारे जो है एक जो टॉपिक है एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दूं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइम तो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो वीडियो थोड़ी लंबी ना हो जाए, ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इस वजह से मैं इसको यहीं पे क्लोज कर देती हूँ। आप लोग का क्या व्यू है, आप लोग का क्या मत है? अगर आप ये कहेंगे कि एक टॉपिक एक ही वीडियो में कंप्लीट किया जाए तो मैं एक ही वीडियो में उस टॉपिक को कंप्लीट कर दूंगी। अदरवाइज आप ये भी कह सकते हैं कि टॉपिक अगर आपको लगता हो कि जो है वीडियो और थोड़ी छोटी होनी चाहिए तो मैं अकॉर्डिंगली जो है वो भी कर दूंगी। आप मुझे ये जो सजेशन है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हाँ, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको समझ में आ रहा हो, आपको कोई कुछ गेन हो रहा हो, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करिए, इसको शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।